हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए जो इडियम एंड फ्रेजेस का मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, उसका हम लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा है कि कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं बार-बार कमेंट्स देखते ही रहता हूँ, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया जो है वो लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैं 1 मिनट में ये क्लियर कर देता हूँ कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएँगे, ठीक है? तो 5 नंबर के लिए आप रख लो इससे, ठीक है? 5 नंबर आप रख लो लेटर को, तो 10 नंबर तो ऐसे ही निकल गए और आपको 10 नंबर और बचा। अब आप सिलेबस में जब देखोगे तो आपको लिखा रहेगा कि कॉम्प्रिहेंशन है, प्रिसाइज़ है, तो क्या ये भी पूछा जाएगा ना? तो ये जब पूछा जाता है तो 5 नंबर तो और ही रख लो, तो 15 नंबर तो ऐसे ही चल जाता है। यदि ये पूछा जाता है तब, इफ ये नहीं पूछा जाता है, तब आपसे वोकैब्युलरी पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स तो आप रख लो कि इडियम एंड फ्रेजेस के आ जाएँगे या फिर 3 मार्क्स आ जाएँगे। उसके बाद जो है वो मिसस्पेल्ड का आ जाएगा, मिसस्पेल्ड। तो बहुत कम संभावनाएँ बनती हैं कि आपसे ओडब्ल्यूएस पूछा जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए, सिनोनिम पूछा जाए, एंटोनिम पूछा जाए। इसकी संभावना काफ़ी कम बनती है। यहाँ पे जो आपसे संभावनाएँ बनती है वो मिसस्पेल्ड पूछा जा सकता है, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके पास समय है तो आप इनको भी कर सकते हो। आपको प्री में ये चीज़ें पूछ ली गई है। मेंस में जो है वो आपसे इडियम एंड फ्रेजेस ही पूछे जाएँगे, मिसस्पेल्ड ही पूछे जाएँगे। आपको समय मिलता है तो आप इसको कर सकते हो, बाकी मैंने बता दिया है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगा। तो हमने 60 जो 67 नंबर तक कंप्लीट कर दिया था, तो हम उससे अब आगे हम बढ़ेंगे। 67 हमको करना है, 66 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उनके जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है वो बिहार सिविल कोड करके है, बिहार सिविल कोड ऐसे 2024 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको मैं 25 अभी कर दूँगा, ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो बैच है वो पेड पीडीएफ पेड है, पेड ग्रुप का है ये बैच। तो यदि आप उस संदर्भ में कुछ जानकारी चाहते हो तो आप मुझे मेरा जो नंबर दिया गया है, आपको देखिए यहाँ पे मेरा नंबर है 94 71 96 58 40, 94 71 96 58 40। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप बस करना, कॉल नहीं करना है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इस बैच के संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये ठीक है? बाकी हम शुरुआत करते हैं चीज़ों को, फालतू का समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बैंक ऑन 67 नंबर है, बैंक ऑन। बैंक ऑन मतलब होता है कि किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ पे आप निर्भर करते हो, ठीक है? टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन। या तो किसी वस्तु पे आप रिलाई करते हो या फिर किसी व्यक्ति पे रिलाई करते हो। जैसे यू आर बैंक ऑन मी, या फिर बैंक ऑन स्टडी विद सौरभ फॉर योर बिहार सिविल कोर्ट्स सिलेक्शन, ठीक है? तो आप इस तरह से बना सकते हो अपना सेंटेंस। यहाँ जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो बनाया है कि यू कैन बैंक ऑन हर सपोर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। जैसे आपका जो पिताजी हैं, आपके जो फादर हैं, वो बोलते हैं कि तुम अपनी माँ पे जब भरोसा कर सकते हो जब तुम्हारा टफ समय आए। तो वही यहाँ लिखा गया है, यू कैन बैंक ऑन, मतलब यू कैन रिलाई ऑन हर। तुम अपनी माँ पे उनके सपोर्ट पे रिलाई कर सकते हो जब जब आपका टफ टाइम चल रहा हो, ठीक है? उसके बाद है बार्किंग द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब एक पेड़ है और गलत जगह पे आप बार्क मतलब भौंकना होता है, तो गलत पेड़ पे आप भौंक रहे हो, तो इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग आएगा। तो परस्यूइंग परस्यूइंग ए मिस्टेकन कोर्स और एक्शन, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, वो या तो मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो उस चीज को, यही इसका मीनिंग बनता है, ठीक है? तो इफ यू थिंक आई एम
आई एम टू ब्लेम, इफ यू थिंक आई एम टू ब्लेम, यू आर बार्किंग अप टू रॉन्ग ट्री। तुम सोचते हो कि जो ब्लेम करना है वो मुझ पे ही करना है, इस जो गलती हुई है इसका कारण मैं ही हूं, तो ये गलत है। इसका कारण हमारा बॉस है। तो आपको चिल्लाना है तो उस बॉस पे जाके चिल्लाओ, ना कि हम पे। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तुम गलत जगह आके बोल रहे हो। ठीक है। 69 नंबर है बैटेड ब्रेथ। बैटेड ब्रेथ। बैटेड ब्रेथ मतलब होता है एनॉक्सियस और ईगरली वेटिंग। मतलब आप किसी चीज को या तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो और बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो उस चीज का। जैसे आप दो दो वर्षों से इंतजार कर रहे थे सिविल कोर्ट क्लर्क के प्री एग्जाम का, तो ब्रेटेड ब्रेथ वो हुआ। तो विथ दे वेटेड विथ बैटेड ब्रेथ फॉर द टेस्ट रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड। ठीक है। आप उस समय परेशान भी रहते हो, एनॉक्सियस भी रहते हो। ठीक है। 70 नंबर है बीट अ डेड हाउस। घोड़ा मरा हुआ है फिर भी उसको तुम मार रहे हो। तो कंटिन्यू डिस्कसिंग समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। कुछ चीज है, जैसे आप दोस्त के साथ घूम रहे हो, तो डिसीजन ले लिया गया कि आपको जाना है कहाँ घूमने, तो हम हरिद्वार जा रहे हैं घूमने। फिर भी एक बंदा उसमें है जो बहस करते जा रहा है, डिस्कस करते जा रहा है, तो उसका कोई मतलब तो बनता नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हो गया कि देयर इज नो पॉइंट टू बी बीटिंग अ डेड हॉर्स। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम इस पे बहस करो। वी हैव ऑलरेडी मेड द डिसीजन टू गो हरिद्वार। हमें हरिद्वार जाना है, हमने डिसीजन ले भी लिया है, तो अब इस पे आपका कोई भी मतलब, आप बीटिंग अ डेड हॉर्स कर रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो ऐसी चीजों पे जिसका डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। बीटिंग अराउंड द बस मतलब कि जो पॉइंट है ना उस पॉइंट पे ना आके गोल गोल घुमा रहे हो बातों को, तो उसी को बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बस, मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। आपसे पूछा जा रहा है कि तुमने चोरी क्यों की। तुमने चोरी क्यों की आपसे पूछ रहे हैं आपके फैमिली लोग। तो आप घुमा रहे हो कि ये दोस्त था ना उसके जो, या ये वो के, तो क्या कर रहे हो आप घुमा रहे हो बातों को। जैसे आपने जब देखा होगा मनी हाइस्ट सीरीज, मनी हाइस्ट सीरीज देखोगे ना, तो प्रोफेसर लोगों को बोलता है, उनके जो जो सारे चोरी करने वाले लोग होते हैं उनको बोलता है कि जब भी आप पुलिस के पास पकड़े जाओ तो उनसे एक ही चीज मांगो, टाइम। ठीक है। उनसे मांगो टाइम, मतलब उनका मेन टॉपिक जो भी पूछे उनको नहीं बताना है। और उनसे अराउंड मतलब बीटिंग अराउंड द बस, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। बातों को घुमाना बंद करो और बताओ कि क्या तुम्हें परेशान कर रहा है, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड मतलब मुड़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। टू मेक अ ग्रेट इफोर्ट टू हेल्प। पीछे की ओर तुम मोड़ दे रहे हो, मतलब कुछ बड़ा कर रहे हो। ठीक है। तो वो बड़ा हेल्प के मायने मायने में यहाँ जाएगा। तो इसका मीनिंग होगा टू मेक अ ग्रेट इफोर्ट टू हेल्प। मदद करने के लिए बहुत बड़ा तुम प्रयास कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो वही होगा। तो एक 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 लड़का है, पढ़ता है स्कूल में। ठीक है, वो थोड़ा कमजोर है। तारे जमी पे वाला ले लो। तारे जमी पे जो सीरीज है ना उसका ले लो, मूवी का। उसमें आमिर खान क्या कर रहा है? आमिर खान बेंट ओवर बैकवर्ड कर रहा है टू इंश्योर एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड द मटेरियल। आमिर खान कह रहा है कि द टीचर बेंट ओवर बैकवर्ड्स। वहां टीचर के संदर्भ में आप आमिर खान को रखो। टू इंश्योर एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड द मटेरियल, जो भी मैंने बताया वो सारे लोगों को समझ में आए। ठीक है। तो ये होगा बेंट ओवर बैकवर्ड, हेल्प करने वाला। जब आप प्रयास करते हो तो वो कहलाता है। बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, एक जगह तो रॉक है और दूसरी जगह हार्ड प्लेस है, मतलब फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइसेस। आपसे बोला जा रहा है
कि मतलब कोई भी 2 डिसीजन ऐसा आपसे लिया जा रहा है कि ये लें, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, जैसे आपके करियर से रिलेटेड ही कोई चीजें आ जाती हैं कि आपको बीटेक करना चाहिए या फिर आपको नीट करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन ऐसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस है। You are between a rock and hard place when you are deciding for higher studies. You are between a rock and hard place while you are deciding for higher studies. मतलब जब तुम हायर स्टडीज के लिए डिसाइड कर रहे थे, तो उस समय तुम दो डिफिकल्ट चॉइसेस को फेस कर रहे थे कि हमको क्या आखिर चुनना है। सी वाज caught between a rock and harsh place when deciding between her career। वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। मतलब एक महिला है जो फैमिली भी उसकी है और उसका कैरियर भी है। इस समय क्या होता है, इस समय होता है कि उसे डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर दोनों को मैनेज कैसे करें, या फिर एक चीज को छोड़ा जाए, कैरियर को छोड़े या फैमिली को छोड़े, अपने कैरियर पे भी फोकस करें। तो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, बिटवीन साइला एंड कैरबाइड्स। ठीक है, बिटवीन साइला एंड चैरबिड्स। इसका हो गया कि फेसिंग टू इक्वल डेंजरस सिचुएशन। मतलब दो इक्वल डेंजरस सिचुएशन आप फील कर रहे हो। एक तरफ आपको मिल रहा है, एक तरफ मान लीजिए कि आपको टाइगर है और एक तरफ आपको लायन है। तो दोनों तरफ डेंजरस सिचुएशन आपके लिए है। तो मैनेजिंग बोथ डिमांडिंग कैंडिडेट्स पुट हर बिटवीन साइला एंड चैरबिड्स। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ऐसा सिचुएशन जब आप दो डेंजरस सिचुएशन के बीच आ गए हो कि अब आखिर किया क्या जाए। ठीक है, बिटवीन बिटवीन द कप एंड द लिप्स। बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। तो जब भी कोई चाय पीता है तो कितना नैरो रहता है उसके पास। ठीक है, कितना नैरो है वहां पे। क्लोज टू सक्सेस बट नॉट अचीव एट। अभी तो बस लिप्स के पास ही पहुंचा है, इसको कहाँ लेके जाना है, इसको थ्रोट तक ना लेके जाना है जी। कंठ तक तो लेके जाओगे तभी तो चाय अंदर जाएगा। तो वही लिख रहा है कि जब बिटवीन द कप एंड द लिप्स, अभी तो गया कहाँ है, अभी तो इसको ओइसोफेगस तक पहुंचा के फिर लेके जाना है स्टोमक में, तब ना वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनएस के थ्रू निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस तो बाकी है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्लोज टू सक्सेस बट नॉट अचीव इट। जैसे यू आर बिटवीन द कप एंड द लिप्स। आप अभी बस बहुत क्लोज है सक्सेस के, क्योंकि आपको अभी मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, तो यू आर जस्ट क्लोज टू योर सक्सेस, नॉट अचीव्ड येट। ये नहीं है कि आपने प्री निकाल लिया तो आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है, 76 नंबर है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा ले लिया तो क्या होगा। आपको एक दिन सुबह आपने बैठा, पूरा मोटिवेट हो गए हो, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लियो, अब पूरा मोटिवेटेड हो, लग रहा है कि आज ही सब किताबें जितनी डेस्क पे रखी हुई है सब खत्म कर देंगे। तो तुमने पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, शाम को पता चला कि कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया जितना आपके बस का था नहीं। तो टेक वन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब उससे ज्यादा ले लेना जितना आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ही बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यूई by accepting two challenging project at once। तो आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो, मैंने बता दिया। आपका मेन फोकस है मीनिंग को समझना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दो तीन आपको हर समय बताते ही रहता हूं कि कैसे आप दे सकते हो।
बाइट योर टंग, अपने जीभ को ही काट लेना। ठीक है, जब जीभ बाहर निकल रहा था तो उसको आपने काट दिया, मतलब कुछ कहने से आपने उसको रोका। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, बात हो रही थी और आप जैसे किसी आप आपके दोस्त और आपने कभी शराब पिया हो और बात हो रही थी घर पे जाके, आपसे अचानक निकलने वाला था, कभी ऐसा नहीं होता है कि निकल जाता है, तो आपसे निकलने वाला था, लेकिन आपने जैसे ही दोस्त को देखा चुप हो गया। वो इसी को बोलते हैं टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने से खुद को रोक लेना। तो ये होता है बाइट योर टंग। आई हैड टू बाइट माई टंग टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम आर्गुइंग विथ हिम। इट इज बेटर ऑप्शन फॉर यू टू bite your tongue. It is better option for you to bite your tongue during your interview. जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आप अवॉइड करिए ज्यादा कुछ कहने से, यही कहना है कि कुछ ज्यादा ना कह दें आप, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते जाइएगा क्वेश्चंस की संख्या है वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको सीमित रहना होता है, टू द पॉइंट रहना होता है, वही चीजें मैंने यहाँ बता दी। बाइट योर टंग मतलब टू अवॉइड सेइंग समथिंग। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्लियर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई टेंशन है ही नहीं, बस ब्लैक एंड व्हाइट है, दो ही तो रंग है, इसको समझ लो। क्लियर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। स्टडी विद सौरभ टीचेज अस एसे राइटिंग क्लियरली, या फिर बोल सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब स्टडी विद सौरभ के द्वारा जो एसे राइटिंग पढ़ाया गया वो एकदम क्लियर एंड सिंपल था समझने के लिए, कि आपको हाउ टू स्टार्ट राइटिंग हाउ टू स्टार्ट राइटिंग हाउ टू स्टार्ट राइटिंग टीचेज बाय स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल इज ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब हुआ कि क्लियर सिंपल, उसने बताया कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखी जानी चाहिए, वो एकदम क्लियर एंड सिंपल था, ब्लैक एंड व्हाइट था। द रूल्स ऑफ द गेम आर रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर एवरीवन टू सी। मतलब कि गेम का रूल था वो एकदम क्लियर था। ठीक है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, जो खून होता है वो वाटर से ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है, यही यहाँ पे इसका सीधा सा हिंदी होगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे अपने मीनिंग के साथ, तो फैमिली रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। तो आप बोलते हो ना कि खून का रिश्ता है, जब खून के रिश्ते की बात आती है तो आप दूसरों को भी धोखा दे देते हो, दूसरों को भी मार सकते हो। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग हुआ कि वाटर से ज्यादा थिकर है ब्लड, मतलब फैमिली रिलेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। एक सिचुएशन आया कि एक जो लड़की है शादी हो चुकी है, उसको ब्रदर का अपना हेल्प करना था। ठीक है, तो सी चूजेस टू हेल्प ब्रदर बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। आपने जब असुर सीरीज देखा होगा तो वहां पे एक सिचुएशन आता है, वो जो पुलिस ऑफिसर होती है ना पोस्टमार्टम वाली, नुसरत शायद, हाँ नुसरत नाम होता है, नुसरत। तो उसको एक सिचुएशन देता है कि आप एक अच्छे आदमी को चुनोगे या फिर आप एक अपनी बहन को चुनोगे, जो उसकी बहन बुरी थी और एक अच्छा व्यक्ति था, पत्रकार था। ठीक है, तो उसको चुना जाता है कि आप किसको बचाओगे, बहन को बचाओगे या फिर उस अच्छे आदमी को बचाओगे। तो यहाँ पे जो नुसरत होती है ना वो अपनी बहन को बचाती है। तो सी चूजेस टू हेल्प हर सिस्टर रादर देन अ जर्नलिस्ट बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। उसने जर्नलिस्ट को बचाने से मतलब जर्नलिस्ट को नहीं बचाया, अपनी बहन को बचाया, क्योंकि खून का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब होता है टू बी इनकंसिस्टेंट और इनडिसाइव, इनडिसाइव। ठीक है, इनकंसिस्टेंट
मतलब आप लगातार नहीं पढ़ पाते हो, 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप, 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप। तो आपको कंसिस्टेंसी आप में नहीं है। तो यही बोला जाता है कि जब ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब आप कर रहे हो हॉट फिर कोल्ड कर दे रहे हो, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। हिज ओपिनियन अबाउट द न्यू न्यू पॉलिसी ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मेकिंग इट हार्ड टू प्रिडिक्ट। जैसे एक पत्रकार है, जैसे आपने लॉ बनाया, ठीक है, जो बिहार गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, जैसे जातिगत जनगणना से रिलेटेड जो कास्ट सेंसस है उसको करवाया। तो इस लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, इसको कास्ट सेंसस मत लो, आप ले लो क्या लोगे, एनआरसी ले लो, या फिर एनआरसी, यूसीसी ले लो, यूसीसी। यूसीसी आपने ले लिया, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता कानून अभी आया नहीं है, तो ये पॉलिसी बस है। इसको में अभी जो है वो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है, पास होगा बिल तो यूसीसी पे जब नेताओं से पूछा जाता है, तो वो लो हॉट एंड कोल्ड होते हैं। वो ऐसे ओपिनियन देते हैं, मतलब यहाँ पे लिखोगे कि अमित शाह ओपिनियन अबाउट द न्यू यूसीसी पॉलिसी ब्लो हॉट एंड कोल्ड, दैट्स व्हाई पीपल इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग अबाउट द न्यू पॉलिसी। ठीक है। अब 81 आता है ब्लू मून। ब्लू मून मतलब अ रेयर इवेंट और अक्रेंस। ब्लू मून कब आता है? तो कभी कभी ही आता है, तो रेयर है। तो एक बंदा है, वो पहली बार सिगरेट पी लेता है, बार बार वो नहीं पीता है, तो ये रेयर होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि कोई ओकेजन पर ही जो है वो नशा करते हैं, फॉर हैप्पीनेस और समथिंग। तो सी विस्ट्स अस वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज सी लिव्स फार अवे। सी विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज सी लिव्स फार अवे। वो बहुत दूर रहती है, जिस कारण से वो एक ही बार हमसे मिलने आती है। आप कोई भी एग्जांपल लगा सकते हो, ठीक है। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल मतलब बॉडी है और आत्मा है। तो बॉडी एंड सोल मतलब होता है विथ कंप्लीट कमिटमेंट। तुमने पूरा एकदम कमिट कर लिया है बॉडी एंड सोल से, शरीर और आत्मा से पूरा कमिटमेंट कर लिया है, तो उसी को बोलते हैं विथ कंप्लीट कमिटमेंट। ही मतलब आपने कमिट कर लिया है कि हाँ हमें इस बार जो है वो क्रैक कर ही देना है एग्जाम को, तो ही डिसाइडेड हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू क्लियर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम। या फिर आप यहाँ पे चैरिटी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ देना। अ वे टू विश समवन गुड लक। ब्रेक अ लेग मतलब अ वे टू विश समवन गुड लक, यहाँ से आएगा कि पैर तोड़ देना, मतलब पैर तोड़ना। तो आपको कैसे भी करके रिलेट करना है। यहाँ मैं रिलेट कर दूंगा कि पैर, ब्रेक अ लेग मतलब लेग रुका हुआ था तो उसको बढ़ाया मैंने, तो स्वागत करने ही तो बताया, स्वागत करने के लिए तो बढ़ाया। तो ये हो जाएगा अ वे टू विश समवन गुड लक, एक तरीका जिससे किसी को आप गुड लक विश करते हो। जैसे आप कहीं जाते हो तो कोई ट्रेडिशन वहां का होता है ना कि हाँ आज बुधवार है तो आपको आज अदरक खा के निकलना है। तो दिस इज अ ब्रेक अ लेग, दिस इज अ ब्रेक अ लेग टू इट जिंजर बिफोर टू गोइंग फ्रॉम हर हाउस। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ब्रेक अ लेग ऑन योर परफॉर्मेंस टुनाइट, ब्रेक अ लेग ऑन योर परफॉर्मेंस टुनाइट मतलब आप गुड लक कर रहे हो किसी को, ठीक है। बाई अ लेमन, एक लेम्बू नींबू खरीदना, ठीक है। बाई अ लेमन का हिंदी हो जाएगा नींबू खरीदना, एक नींबू खरीदना। टू परचेज समथिंग दैट इज फॉल्टी, कोई ऐसा चीज खरीदना जो खराब हो। जैसे आप ट्रेन में ना पावर बैंक खरीदते हो कि 20,000 mAh का पावर बैंक है,
उसमें क्या होता है, वो फॉल्ट है जी। उसमें मिट्टी भरा हुआ रहता है और छोटा सा फोन वाला बैटरी लगा दिया जाता है और उसको बाहर ऐसे निकाल दिया जाता है, वहां पे पोर्ट आपको दे दिया जाता है और आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं। तो वही होता है जब कोई, जो आप खराब सामान खरीदते हो, या फिर आप देख लो कि जैसे मेस वाले लोग होते हैं ना, वो रात में जितनी खराब सब्जियां होती है वही खरीदते हैं। ठीक है, तो यही हुआ। द कार ही ब्राउड टर्न आउट टू बी अ लेमन, ब्रेकिंग डाउन विद इन अ वीक। जब कार तुमने खरीदा ना, तो हुआ क्या कि उसका परिणाम क्या हुआ, तो ब्राउट आउट, वो निकला कैसा, तो टू बी अ लेमन, वो बाई अ लेमन जैसा निकला। ब्रेकिंग डाउन विद ब्रेकिंग डाउन विद इन अ वीक, एक ही वीक में जब टूटने लगा तो वो कैसा था, एक फॉल्टी था, कार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी जिस कारण ही तो टूट रहा है। तो ध्यान रखना है कि बाई को जब सेंटेंस आप लिखोगे तो वी2 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब खरीदा था, तो द कार ही ब्राउट टर्न आउट टू बी अ लेमन। ठीक है, तो ब्राउट आउट यहाँ है, ठीक है, ब्राउट लेमन। तो आपको समझना चाहिए कि सेंटेंस फ्रेमिंग होती कैसे आखिर है। बाई एंड बाई मतलब ग्रेजुअली और इवेंचुअली, मतलब धीरे धीरे जो है वो स्थिति उसकी सही हो रही है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो बाई एंड बाई द टीम इम्प्रूव्ड एंड स्टार्टेड विनिंग मैचेज। एक समय था जब भारत कोई मैच नहीं जीत रहा था 1983 से, फिर जाके 2011 में जो है वो वर्ल्ड कप भारत ने जीता। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो टीम अच्छी होती जा रही थी। तो बाय एंड बाय द टीम इम्प्रूव्ड एंड स्टार्टेड विनिंग मैचेज। ठीक है, बाय ऑल मींस मतलब किसी भी तरीके से, साम दंड भेद ऐसा होता है ना कुछ हिंदी में कहावत, तो सर्टेनली और विदाउट हेजिटेशन, ये हो गया बाय ऑल मींस। बाय ऑल मींस फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आप एडमिशन लेते हो किसी जगह, वहां पे आप बोलते हो, स्टूडेंट्स, आपको टीचर बोलता है कि बाय ऑल मींस फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई भी आपके पास समस्याएं होती है, क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे फ्रीली पूछें, बाय ऑल मींस। ठीक है, बाय फार मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत दूर, बहुत है। ठीक है, दिस इज बाय फार द बेस्ट बुक आई हैव read दिस ईयर। मतलब बहुत 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 कुछ चीज जब अच्छा होता है या फिर बुरा होता है तब होता है। द ग्रेट एक्सटेंट बहुत दूर, बहुत बहुत जब जुड़ जाए ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग दोनों ये लेगा, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दिस इज बाय द दिस इज बाय द बेस्ट बुक, बाय फार द बेस्ट बुक आई हैव read दिस ईयर। ठीक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ लो। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, जे साई दीपक की लिखी हुई है। तो दिस इज बाय फार द बेस्ट बुक आई हैव रीडन दिस ईयर, मैं ये बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इन अ इन एन इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मैनर। आप पढ़ तो रहे हो, आप तैयारी तो कर रहे हो एग्जाम की, लेकिन आप कंसिस्टेंसी आप में नहीं है। आप 2 दिन पढ़ते हो, 2 दिन गायब रहते हो। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑन construction site has been happening by fits and starts, by fits and starts. You are preparing for this exam by fits and starts। मतलब आप बढ़िया से तैयारी नहीं कर रहे हो, आप इरेगुलर हो इसमें, आपको सफलता तो नहीं मिल सकती है। बाय हर्ट मतलब फ्रॉम मेमोरी, सी नोज ऑल द लाइन्स ऑफ द पोएम बाय हर्ट मतलब एकदम उसको कंठस्थ है। बाय हुक एंड क्रुक मतलब बाय एनी मीन्स नेसेसरी मतलब किसी भी कंडीशन में तो करना ही है। तो दे वर डिटरमाइंड टू विन द चैंपियनशिप बाय हुक्स एंड क्रूक, हुक और बाय क्रूक, ये भारतीय टीम बोलती है इस समय। भारतीय टीम बोलती है कि वी
आर डिटरमाइंड टू विन द चैंपियनशिप बाय हुक और बाय क्रूक। कैसे भी करके हमको जीतना है किसी भी कंडीशन में। बाय लैप्स एंड बाउंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेरी रैपिडली और सिग्निफिकेंटली। जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे-जैसे आपने पढ़ता-पढ़ता कंटिन्यू रहा तो आपको ग्राफ आपका काफ़ी चेंज हुआ, इस तरह से आपका ग्राफ बना। आपको 4 महीने तक कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट मुझ में हो ही नहीं रही है, लेकिन 5वें महीने आपने देखा कि आपने बहुत चीज़ें जान ली है। तो ये इम्प्रूवमेंट होता है। तो द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग बाय लेप्स एंड बाउंड्स सिंस द न्यू सीईओ टूक चार्ज। जो कंपनी है वो काफ़ी तेज़ से बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगनी जो होती है ना, वो यही है। By oneself, alone or without assistant, she completed the entire project by herself. ठीक है? herself यहाँ पे one की जगह आप कोई myself लिख सकते हो कि I completed the entire project myself, या फिर yourself ऐसा करके लिख सकते हो आप। इन बाय द वे आप यूज करते हो बार बार कि बाय द वे, मतलब इंसिडेंटली और एज ए आफ्टर दाउ। मतलब बाय द वे, हैव यू सीन एनी कीज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, तुमने क्या की देखा है। तो बाय द वे का मतलब होता है इन इंसिडेंटली और एनी आफ्टर दाउ। क्या आपने इन इंसिडेंटली देखा है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है अभी। कॉल अ स्पेड मतलब टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। जब आप गए तो आपसे पुलिस ने पूछा कि टेल एवरीथिंग, टेल एवरीथिंग, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। ठीक है, तो लेट्स कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। पुलिस बोली कि लेट्स कॉल अ स्पेड एंड स्पेड एंड एडमिट दैट द प्रोजेक्ट फेलियर ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड दैट्स व्हाई जो जो ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया और 100 लोग जो थे उनकी मौत हो गई। ब्रिज कोलैप्स हुआ, 100 लोग की मौत हो गई, लोगों की मौत हो गई। पुलिस जो है वहां के सीईओ जो था उस कंपनी का, उसको गिरफ्तार करी और उससे पूछा। पुलिस बोली कि लेट्स कॉल अ स्पेड एंड एडमिट दैट द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू द पुअर प्लानिंग। चूंकि उसकी पुअर प्लानिंग की गई थी जिस कारण से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। जैसे अभी हुआ था आई थिंक 2 या 3 वर्ष पहले गुजरात में कोई प्रोजेक्ट था। वो मतलब पुराना पुल था, उसको न्यू खोल के टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन वो कोलैप्स कर गया था। ये यही उस समय ये सेट करेगा उस पे। बाय अ स्पेड एंड स्पेड मतलब स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। कैनॉट कट द मस्टर्ड, सरसों को मत काटो, इसका हिंदी यही होगा। तो नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमने कहा था वो आप नहीं कर रहे हो। मैंने बोला था कि आपको कंप्लीट करके दिखाना है पूरा 15 का 15 ऐसे, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट कैन नॉट कट द मस्टर्ड, ऐसा करके आप लिख सकते हो कुछ भी। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द टीम बिकॉज ही कुडंट कट द मस्टर्ड, जो उसको टारगेट मिला था वो अचीव नहीं कर पाया, जिस कारण से उसको टीम से हटा दिया गया। तो ही was removed from the team because he couldn't cut the mustard. The students, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्या ही इतना सेंटेंस लेके चलूं, ज्यादा लंबा वीडियो चलेगा। कास्ट आयरन स्टोमिक का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड और टॉलरेट अनप्लीजेंट सिचुएशन। कास्ट आयरन स्टोमिक मतलब आप टॉलरेट कर लेते हो बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन में, आपके अनुकूल सिचुएशन नहीं है फिर भी आप रह लेते हो। जैसे आप लाइफ ऑफ पाई मूवी देखे होगे, लाइफ ऑफ पाई, वहां पे यही सिचुएशन बैठ जाएगा एकदम। सी मस्ट हैव कास्ट आयरन स्टोमिक टू ईट सच अ स्पाइसी फूड।
ये एग्जांपल आप ले सकते हो इस वाले अर्थ है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है। 97 कैट्स एंड बुल्ली स्टोरी, बुल स्टोरी, बिल्ली और भैंस की कहानी। एन अनट्रू और फैब्रिकेटेड स्टोरी, जब पुलिस पूछ रही थी उससे तो वो गलत कहानी बताते चला जा रहा था, जैसे ये बता रहा था नॉर्मल जो कहानी थी उसमें लाइफ ऑफ पाई में जो होता है ना हीरो इरफान खान, वो नॉर्मल जो कहानी है वो दिखाती है आपको, लेकिन असली में कहानी अलग होती है। तो वो क्या करता है, वो फैब्रिकेट करता है स्टोरी को, और खास करके जो क्राइम सीन्स होते हैं उनको फैब्रिकेट किया जाता है। ठीक है। तो एन अनट्रू और फैब्रिकेटेड स्टोरी यहाँ पे हो जाएगा कि जब पूछा गया उससे तो वो बोली हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड लाइक ए कैट्स एंड बुल स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है। एक मर्डर था, वो पकड़ा गया, तो उससे पूछा गया तो वो पूरा पूरा का पूरा फैब्रिकेट कर रहा था। तो हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड लाइक, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो महसूस हुआ ऐसा कि वो फैब्रिकेट कर रहा है कैट्स एंड बुल स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट से बचा जा सके इसलिए वो ऐसा कर रहा है। कैट्स एंड डॉग मतलब हैवी रेन, बहुत आसान है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड सो वी कुड स्टे इंडोर, इंडोर। चैरली हॉर्स मतलब होता है क्रैम्प और स्टिफनेस इन लेग। ठीक है। चैरली हॉर्स मतलब जब आपने जिम किया या फिर जब आपका लेग डे था तो लेग की एक्सरसाइज इस दिन आपने की, उसके बाद आपका जो है वो क्रैम्प आ गया, फिर दौड़ने के बाद स्टिफनेस आ गई मसल्स में, क्रैम्प आ गया, तो यही कहलाता है चीयरली हॉर्स। ही कुडंट फिनिश द रेस बिकॉज ऑफ ए पेनफुल चार्ले हॉर्स। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। 100 नंबर है च्यू समवन आउट। च्यू समवन आउट मतलब टू स्कॉल्ड समवन वर्बली, किसी को डांटना। ठीक है। द कोच च्यूड द प्लेयर आउट आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द गेम, जैसे अभी गौतम गंभीर कर सकता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे 40 इडियम एंड फ्रेजेस है उनको काफी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट नंबर जो 4 होगा वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 4 होगा वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी जो चीज़ें होती हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये आप कर दीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। ठीक है? तो थैंक यू।